हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टारगेट एमपीपीएससी नव मकारी चैनल में। आई होप आप सब अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और अपना टाइम अच्छे से यूटिलाइज भी कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मेंस राइटिंग के पर्पज़ से हमारा चैनल स्टार्ट किया गया था, जिसमें प्रीवियस ईयर के पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हम 2014 के 3 मार्कर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। 2015 का पेपर सेकंड का पार्ट भी चल रहा है ये, और हमारे चैनल का पार्ट 32 है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे सीक्वेंस वाइज में आपको सारे पेपर मिल रहे हैं। पहले सारे 3 मार्कर्स कंप्लीट होंगे, उसके बाद 6 मार्कर्स, उसके बाद 15 मार्कर कंप्लीट किए जाएंगे। तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आज हमें ये पूरा पेपर कंप्लीट करना है, क्योंकि लास्ट डे मैं अपलोड नहीं कर पाई थी किसी कारण से। तो आज मैं ये पूरा पेपर कंप्लीट करूँगी, उसके बाद अपन नेक्स्ट पेपर ऐड करेंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, उपचारात्मक स्वास्थ्य क्या है? उपचारात्मक स्वास्थ्य मतलब उपचारात्मक देखभाल, स्वास्थ्य देखभाल को संदर्भित करता है जो रोगियों को उनके इलाज के इरादे से इलाज करते हैं, ना कि उनके दर्द या तनाव को कम करने के लिए। उसमें उदाहरण है कीमोथेरेपी, जो कैंसर रोगियों को ठीक करने के लिए प्रयास करता है, जो प्रथम प्रयास है। तो उपचारात्मक स्वास्थ्य क्या हो गया? जैसे अपना किसी बीमारी को, ऐसी बीमारी को ठीक करने का प्रयास, पहले तो कि जिसका अभी इलाज नहीं मिल पाया है, उसके लिए कोई प्रयास, नया प्रयास किया गया है। प्लस उसमें सिर्फ दर्द को दबाने का काम नहीं किया जाता है, दर्द को जड़ से ख़त्म करने का काम किया जाता है। जैसे कोई एंटीबायोटिक ले रहे हैं अपन, तो उस रोग से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर अपन पेन किलर ले रहे हैं तो दर्द कम कर रहे हैं। तो इस टाइप का है उपचारात्मक स्वास्थ्य कहलाता है। कीमोथेरेपी हो गया कैंसर रोगियों को ठीक करने के लिए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा सहायक कौन होते हैं? चिकित्सा सहायक कौन होते हैं? जैसे चिकित्सकों की भी एक टीम होती है, डॉक्टर्स की एक टीम होती है, जिसमें एक मेन डॉक्टर होता है और उसके साथ 2-3 लोग होते हैं, तो वो चिकित्सा सहायक कहते हैं, चिकित्सक सहायक कहलाते हैं। जिसमें कौन कौन होता है? डॉक्टर होता है, सर्जन होता है, नर्स, ये अन्य स्वास्थ्य पेशेवर शामिल होते हैं। आमतौर पर इन्हें एक चिकित्सक का पीए कहते हैं, और प्राथमिक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हैं ये। इन सेवाओं में इनको क्या किया जाता है? जैसे चोट और बीमारी का निदान करना, उपचार का प्रबंध करना, परीक्षाओं को शामिल करना, दवा निर्धारित करना, ये सारे प्रगति के कार्य इनकी निगरानी में होते हैं। उदाहरण के लिए एक चिकित्सीय सहायक का नाम उसकी विशेषता द्वारा किया जा सकता है। जैसे कोई चिकित्सा सहायक है तो उसका नाम किस प्रकार रखें? तो उसके विशेषता या उसके पेशे से रखा जा सकता है। जैसे ये डॉक्टर, सर्जन, नर्स हुआ, ऐसा। एक परिवार का अभ्यास, सामान्य सर्जरी या ऑर्थोपेडिक चिकित्सक सहायक, ये सभी हो सकते हैं। चिकित्सा टीम का सहायक सदस्य, जिसमें डॉक्टर, सर्जन, नर्स और अन्य स्वास्थ्य पेशेवर शामिल हैं, वह प्राथमिक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हैं। इनकी सेवाओं में परीक्षाओं में शामिल होना, चोट बीमारियों का निदान, उपचार का प्रबंध करना, दवा निर्धारित करना आदि है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अतिसार रोग कैसे फैलता है? हैजा, दस्त, अतिसार, डायरिया, ये रोग जो कि विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण? विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया के कारण होता है। ये प्रजाति क्या लगती है? मनुष्य के लिए सामान्य नहीं होती है, मनुष्य के पाचन तंत्र में प्रवेश कर जाता है ये बैक्टीरिया, तो सब असंतुलित हो जाता है, ये हानिकारक होता है मनुष्य के लिए, तो इसी से ये रोग फैलता है। इसके अन्य कुछ प्रमुख कारण में हो सकता है कैसा कि कुपोषण है, भोज्य विषाक्तता है, जो खाना खाया वो विषाक्त है, भोज्य संदूषण है ना, उसमें एलर्जी हो गई है खाने से, अपन बोलते हैं ना कि फूड एलर्जी हो गई है, इस टाइप का। या फिर मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकते हैं इसके, जैसे चिंता, डर, तनाव, ये सारे कारण भी हो सकते हैं। तो आंसर राइट करेंगे हम, हैजा, दस्त, अतिसार रोग, इसमें ऑब्लिक लगेगा, जो कि विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया के कारण होता है, मानव पाचन तंत्र में बैक्टीरिया की उपस्थिति के कारण, और इसमें भोज्य विषाक्तता द्वारा भी हो सकता है, कुपोषण द्वारा भी हो सकता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, चल चिकित्सा केंद्र क्या है? चल चिकित्सा केंद्र या मोबाइल क्लिनिक भी बोल सकते हैं अपन इसे। सुदूर क्षेत्र या निर्गम क्षेत्र, जहाँ पर हम ईजिली नहीं पहुँच सकते यहाँ पर, या फिर जहाँ पर बड़े इकाई के रूप में प्राथमिक
अस्पताल या कोई भी अस्पताल स्थापित नहीं किया जा सकता है। ऐसे क्षेत्रों में मोबाइल क्लिनिक या चल चिकित्सा केंद्र उपलब्ध कराए जाते हैं। ये कैसे होते हैं? ये वातानुकूलित होते हैं और इसमें छोटी छोटी चीज़ों की मतलब कुछ टेस्ट के लिए भी अवेलेबल रहता है और भी छोटी छोटी बीमारियों के लिए दवाइयाँ रहती हैं और एक नर्स और एक डॉक्टर होता है। तो ये चल चिकित्सा केंद्र है। इसमें हम आंसर राइट करेंगे। दूरस्थ निर्गम क्षेत्रों में वाहनों द्वारा चिकित्सा उपलब्ध कराना चल चिकित्सा कहलाता है। चल चिकित्सा केंद्र वातानुकूलित हैं जो शहरी एवं ग्रामीण दोनों समुदायों के लिए यात्रा करते हैं और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करते हैं। ठीक है। और दीनदयाल चलित अस्पताल योजना इसके लिए अच्छा उदाहरण है। जून 2006 से लागू हुई है ये योजना। इसका उद्देश्य ही है प्रदेश के सुदूर आदिवासी अंचलों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना। ठीक है। ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए होता है। ये समय, धन और विश्वास की बाधाओं को दूर करते हुए कमजोर आबादी को सामुदायिक अनुरूप देखभाल प्रदान करते हैं। मतलब वही जिनके पास जो निर्धन हैं या फिर जो नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिनकी अप्रोच नहीं है वहां तक, उनको पहुंचाते हैं। एक चिकित्सीय आपातकालीन सुविधा भी है जिसे डॉक्टर क्लाउडियो कोस्टा ने मोटरसाइकिल दौड़ के दौरान घायल हुए यात्रियों को बचाने के लिए बनाया था। हाँ, इसके इतिहास के स्वरूप में देखा जाए तो एक क्लाउडियो कोस्टा चिकित्सक थे। उनने क्या किया, मोटरसाइकिल से जैसे एक्सीडेंट होते हैं तो एट दैट टाइम वहाँ पर अगर अपन को हॉस्पिटैलिटी मिल रही है, उस सुविधा के लिए ये शुरू किया था। अपन ने ग्रामीण और सुदूर निर्गम क्षेत्रों के लिए प्रारंभ किया। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है पूरक पोषण से क्या तात्पर्य है? पूरक पोषण क्या होता है? जिसमें सभी पोषण हो। वह पोषण आहार हो गया। पूरक पोषण मतलब जैसे 6 महीने से छोटा बच्चा है और गर्भवती महिला है तो उन दोनों को ऐसा आहार उपलब्ध कराना जिसमें संपूर्ण पोषण हो, पूरक पोषण कहलाता है। इसके लिए भारत में आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना की गई है और अभी की स्थिति में भी देखा जाए तो लॉकडाउन में भी आंगनवाड़ी केंद्र बंद थे, लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो थी वो घर घर जा कर के राशन और ऐसी चीज़ें उपलब्ध करा रही थी भोज्य पदार्थों से, पोषण से रिलेटेड, है ना। आंसर राइट करेंगे। 6 माह से कम के बच्चे एवं गर्भवती महिलाओं को आहार के माध्यम से समुचित पोषण उपलब्ध कराना पूरक पोषण कहलाता है। भारत में पूरक पोषण के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना की गई है। वर्तमान में लॉकडाउन के दौरान भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपने कार्यों का निर्वाह किया और लोगों तक टेक होम राशन और रेडी टू ईट है, यहाँ पर रेडी टू ईट होगा, ये 2 योजनाओं से चलाया है, टेक होम राशन और रेडी टू ईट। ये याद रखिएगा, ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है जैव प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं? जैव प्रौद्योगिकी क्या है? तकनीकी का वह विषय है जो अभियांत्रिकी और टेक्निक्स का उपयोग करके जीवों और जीवन तंत्रों होना चाहिए। यहाँ जीवों और जीवन तंत्रों से संबंधित अध्ययन और समस्या के समाधान के लिए उपयोग करता है। तो टेक्निक्स का प्रयोग जीवों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए प्रयोग करना क्या है? जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। ठीक है। इससे किस किस क्षेत्र में है? तो ये स्वास्थ्य क्षेत्र में भी है, कृषि क्षेत्र में भी है, पर्यावरण क्षेत्र में भी है, उद्योग क्षेत्र में भी है। स्वास्थ्य क्षेत्र में देखा जाए तो जैसे कैंसर है, अनुवंशिक रोग जैसे रोगों के इलाज के लिए। कृषि क्षेत्र में फसलों में कीटनाशक जीन डाल के, है ना। फिर पर्यावरण, खाद्य उद्योग क्षेत्र, जैव सूचना प्रौद्योगिकी, है ना, आदि इनमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है शिशु मृत्यु दर को परिभाषित कीजिए। शिशु मृत्यु दर क्या हो जाएगा? प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं में 1 वर्ष या उससे कम उम्र में हुई मृत्यु शिशु मृत्यु दर कहलाती है। उनकी संख्या शिशु मृत्यु दर कहलाती है। जैसे 1000 शिशुओं का जन्म हुआ, बच्चों का जन्म हुआ, जिसमें से कि कुछ की डेथ उस टाइम हो गई और कुछ की डेथ 1 वर्ष के अंदर रहते हो गई, तो इनकी जो टोटल संख्या होगी वो क्या कहलाएगी? शिशु मृत्यु दर कहलाएगी। भारत में 2011 की जनगणना में 40 प्रति 1000 और मध्य प्रदेश में लगभग 59 प्रति 1000, ज़्यादा मतलब इसमें दयनीय स्थिति मध्य प्रदेश की थी। अब इसमें लगातार सुधार किया जा रहा है संस्थागत प्रसव आदि के माध्यम से। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अपना मातृत्व मृत्यु दर से रिलेटेड। मातृत्व मृत्यु दर को परिभाषित कीजिए। मातृत्व मृत्यु दर प्रति 1 लाख, जैसे बाकी मृत्यु दर गिनी जाती हैं वो 1000 प्रति में गिनी जाती हैं, पर इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। मातृत्व मृत्यु दर 1 लाख प्रति 1 लाख में गिनी जाती है। प्रति 1 लाख जीवित बच्चों को के जन्म पर, जब प्रति 1 लाख बच्चों के जन्म हो जाते हैं, उन पर होने वाली माताओं की मृत्यु को मातृत्व मृत्यु दर कहते हैं।
ठीक है। अब इसमें देखा जाए तो भारत में 2011 में 167 प्रति 1 लाख रही है और इसमें निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि की जा रही है। संस्थागत प्रसव हो गया, आंगनवाड़ी केंद्र हो गया, आशा कार्यकर्ता हो गया, मतलब इन सब के माध्यम से इसमें सुधार भी किया जा रहा है। तो अभी करंट के डेटा में इसमें सुधार हुआ है, 122 प्रति 1 लाख ही हो गया है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है शिक्षा को परिभाषित कीजिए। शिक्षा क्या होता है? शिक्षा हमारे उसमें होता है कि ज्ञान है, अपन को ज्ञान मिल रहा है, किसी चीज़ का कौशल मिल रहा है ना। अब मानव संसाधन है, जैसे मानव भी एक संसाधन है, अगर वो शिक्षित ना हो तो वो उपयोगी नहीं है ना। तो मानव संसाधन के विकास का मूल शिक्षा है। अगर मानव संसाधन का विकास करना है, उपयोग करना है, तो उसका मूल शिक्षा है, जो देश के सामाजिक आर्थिक तंत्र के संतुलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब जब मानव शिक्षित होगा तो वो प्रोडक्टिव है, अपने लिए ना उपयोगी है, और इसलिए वे आर्थिक तंत्र के संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसमें क्या क्या होता है? इसमें प्राथमिक शिक्षा हो गया, माध्यमिक शिक्षा हो गया, उच्चतर शिक्षा हो गया, इसके अलावा भी कौशल शिक्षा वगैरह भी, ये सब शिक्षा के अंतर्गत ही आते हैं, जिसमें कौशल शिक्षा दिया जाता है किसी विशेष कौशल के उस पर। संकुचित अर्थ में देखा जाए तो शिक्षा किसी समाज में एक निश्चित समय तथा निश्चित स्थानों पर सौदेश्य से, मतलब अच्छे उद्देश्य से सामाजिक प्रक्रिया है ना। शिक्षा क्या है कि किसी समाज में एक निश्चित समय में तथा एक निश्चित स्थान पर, जैसे विद्यालय हो गया, कॉलेज हो गया, यहाँ पर एक अच्छे उद्देश्य से, प्रगति के उद्देश्य से सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा में ज्ञान, उचित आचरण और तकनीकी दक्षता, ये सब विद्या की प्राप्ति होती है, इन सब का समावेश होता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निशक्तजन कौन होते हैं? निशक्तजन या दिव्यांगजन कौन होते हैं? जैसे कोई सामान्य व्यक्ति है, वह सभी सामान्य कार्य करने में समर्थ होता है, चलने में, देखने में, सुनने में इत्यादि कार्य करने में। इसके अलावा एक व्यक्ति है जो इनमें से किसी एक चीज़ या एकाधिक चीज़ों में असमर्थ होता है, तो वह निशक्तजन कहलाता है। जो अधिनियम के हिसाब से परिभाषा है उसमें देखा जाए तो ये है कि जब किसी व्यक्ति को चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा यथा प्रमाणित किसी निशक्तता से कम 40% से ग्रस्त घोषित कर दिया जाए, कि वह कम से कम 40% तो इससे ग्रस्त है, तब वह निशक्तजन की श्रेणी में आता है। इसमें कौन कौन आ जाएगा? दृष्टिहीन हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, श्रवण हास हो गया, सुनने में कमी है ना, चलन क्रिया संबंधी निशक्त हो गया, चल नहीं पा रहे, मानसिक मंदता हो गया। मानसिक मंदता भी होता है कि भैया एक मानसिक स्थिति होती है, बराबर होती है लोगों की, किसी किसी को चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, निशक्तजन की श्रेणी में आता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आंसर हम राइट करेंगे। जब कोई व्यक्ति किसी सामान्य नैतिक प्रक्रिया को करने में असमर्थ होता है तो वह निशक्तजन कहलाता है। अधिनियम के अनुसार उसकी परिभाषा जब किसी व्यक्ति को चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा यथा प्रमाणित किसी निशक्तता के कारण कम से कम 40% ग्रस्त बताया जाए तो वह निशक्तजन कहलाता है। इसके अंतर्गत दृष्टिहीनता, कुष्ठ रोग, श्रवणहास, चलन संबंधी निशक्तता, मानसिक मंदता आदि आते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है व्यावसायिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं? अब व्यावसायिक शिक्षा क्या होती है? ऐसी शिक्षा जो व्यापार के अनुकूल हो, जो हमें व्यापार की शिक्षा दे, या कौशलपूर्ण शिक्षा हो, जो नौकरी, व्यापार परक, इन सब के पर्पज से शिक्षा दी जाए, तो वो व्यावसायिक शिक्षा है। अब आज की डेट में तो व्यावसायिक शिक्षा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करेगा वही अपना भविष्य में कोई पद, नौकरी में या फिर अपने व्यापार के लिए उचित होगा या उचित श्रेणी में बैठेगा, है ना। व्यावसायिक शिक्षा में छात्रों को व्यापार के आधारभूत सिद्धांतों तथा प्रक्रियाओं का शिक्षण दिया जाता है। यह एक प्रणाली को संदर्भित करता है जो व्यवहारिक गतिविधियों पर आधारित नौकरियों के लिए व्यक्तिगत रूप से तैयार करती है। और वर्तमान समय में चल रही प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है जो इसी का ही एक रूप है, जिसमें कौशलपूर्ण शिक्षा का मुफ्त में प्रधानमंत्री जी द्वारा, नरेंद्र मोदी जी द्वारा क्या किया जा रहा है, उनके द्वारा संस्थाएं चुनी गई हैं, कई संस्थाओं का पंजीकरण किया गया है, उनके अंतर्गत छात्रों को शिक्षण प्रदान किया जा रहा है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अपना कुशल मानव शक्ति क्या है?
कुशल मानव शक्ति मतलब से क्या, जैसे कोई मानव है और वो किसी पर्टिकुलर एक कार्य को करने में कुशल है, तो वो क्या है, कुशल मानव शक्ति है। अब जैसे कोई एक व्यक्ति है और उसे कोई भी कार्य नहीं आता या वह किसी भी कार्य में विशेष निपुणता नहीं रखता है, तो वह कुशल मानव शक्ति नहीं है। ऐसे ही कुशल मानव शक्ति से ऐसे मानव से आशय है जिसके पास किसी विशेष दक्षता, प्रशिक्षण, ज्ञान और क्षमता होती है। उदाहरण के लिए इंजीनियर, वैज्ञानिक, सॉफ्टवेयर विकास, पैरामेडिक्स, पुलिस अधिकारी, सैनिक, चिकित्सक, अकाउंटेंट आदि आते हैं इनके अंतर्गत। ठीक है, एक कुशल मानव कॉलेज, विद्यालय, तकनीक, स्कूल में भाग ले सकता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है AICTE, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है इसका। इसकी कुछ इकाइयाँ भी हैं, जैसे भोपाल में है कोई, बेंगलोर, कानपुर, मुंबई, हैदराबाद, गुरुग्राम, चेन्नई, कोलकाता। वर्तमान अध्यक्ष हैं इनके अनिल सहस्त्रबुद्धे। AICTE के वर्तमान अध्यक्ष अनिल सहस्त्रबुद्धे। ये परिषद 21 सदस्यों वाली कार्यकारी समिति होती है, उसके माध्यम से अपना कार्य करती है। कार्य क्या करती है? इसका कार्य होता है नई तकनीकी संस्थाएं शुरू करना, नए पाठ्यक्रम शुरू करने और तकनीकी संस्थानों में प्रवेश क्षमता में फेरबदल करने हेतु अनुमोदन करती है। ये कौन सी टेक्निक्स अपन ला सकते हैं, क्या नया सिलेबस अपन को रखना चाहिए, कैसे कैसी संस्थाओं में प्रवेश करने के लिए कैसी प्रक्रिया रखें, तो ये सब इसके अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अंतर्गत। और ये ऐसी संस्थाओं के लिए मानदंड भी निर्धारित करती है कि आप ये मानदंड रखिए, रूल्स रखिए। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है वृद्धावस्था पेंशन से आप क्या समझते हैं? वृद्धावस्था क्या होती है पहले तो ये जान लेते हैं। 60 वर्ष या 60 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, चाहे वो किसी भी लिंग का हो, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, वृद्धावस्था में आता है। अब ऐसे लोगों के लिए सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन की व्यवस्था की गई है कि और उनमें भी एक कंडीशन ये भी है कि वो अन्य किसी पेंशन भोगी ना हो, अन्यत्र कहीं पेंशन भोगी ना हो, कि वो सरकारी कर्मचारी रहे हैं और उनको पेंशन मिल रही है और उनको भी हम पेंशन दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ऐसे जिनको कोई पेंशन नहीं मिल रही है, वो लाभार्थी नहीं है, तब उन्हें वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त होगी। उसमें भी कहीं 200, कहीं 300, कहीं 500, राज्य अनुसार अपने अपने नियम हैं, वो उनके हिसाब से उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं ये, जिससे वो अपनी जीविका का निर्वाह अच्छे से कर सकें। इसके लिए वो ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं या करवा सकते हैं। आंसर राइट करेंगे सभी वर्ग के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्ग जो अन्य कोई पेंशन धारित नहीं करते हैं, वह वृद्धा पेंशन के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत वृद्धजन के खाते में मासिक 200, 300 या 500 राज्य योजना के अनुसार ट्रांसफ़र किए जाते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अपना, राजकोषीय नीति को परिभाषित कीजिए। राजकोषीय नीति क्या होती है? राजकोष क्या हो गया? जैसे अपन ने कर दिया, टैक्सेस जो देते हैं अपन, तो वो सब उनके राजकोष आय में आता है केंद्र के। फिर वो राजकोषीय व्यय करते हैं कि कहीं डेवलपमेंट किया, सड़क, ये सब, बिजली, पानी, इन सब की व्यवस्था की, वो राजकोषीय व्यय है। तो आय और व्यय का समुचित मेल बिठाना कि हमें कितना इनकम टैक्स लेना चाहिए और कहाँ कहाँ इसका क्या करना चाहिए, लगाना चाहिए, कहाँ कहाँ डेवलपमेंट करना चाहिए, तो ये सब राजकोषीय नीति के अंतर्गत आता है। कैसे लिखेंगे? अर्थनीति के संदर्भ में सरकार के राजस्व संग्रह, करारोपण तथा व्यय के समुचित नियमन द्वारा अर्थव्यवस्था को वांछित दिशा देना राजकोषीय नीति कहलाता है। यही मैंने बताया कि जो उनकी आय होती है और व्यय होती है, उसका समुचित मेलन स्थापित करके अर्थव्यवस्था को अच्छी वांछित दिशा देना। ठीक है, दो मुख्य आधार होते हैं इसके, कर स्तर एवं ढांचे में परिवर्तन और दूसरा विभिन्न मदों में सरकार द्वारा व्यय में परिवर्तन। राजकोषीय नीति आर्थिक आंकड़ों और प्रभावों, मौद्रिक नीति को भी प्रभावित करती है। ये जब सरकार की आय अधिक हो एवं व्यय कम हो तो इसे अधिशेष कहते हैं। जब सरकार की आय कम हो और खर्च ज़्यादा हो तब उसे घाटे की स्थिति कहते हैं। राजकोषीय नीति के कुछ प्रमुख उद्देश्य होते हैं, जैसे पूर्ण रोजगार की स्थिति बनाए रखना, मूल्य स्तर को स्थिर रखना, भुगतान संतुलन को संतुलित बनाए रखना। ये कुछ इसके मुख्य उद्देश्य होते हैं राजकोषीय नीति के। तो ये थे हमारे पूरे 15 क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो में कंप्लीट किए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
आज के होमवर्क के क्वेश्चन है, पहला है शिशु लिंगानुपात और दूसरा है बैक्टीरिया। इसमें 3 मार्कर में आपको आंसर राइट करना है। अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अच्छा लगा है तो लाइक भी करना है। अपने सजेशन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और थैंक्स फॉर वॉचिंग।